नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद हैं आज के मार्केट एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से आशीष बहिती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मार्केट कमजोर है, आज एक्सपायरी का दिन। निफ्टी, बैंक निफ्टी काफी कमजोर, ब्रेथ काफ़ी ख़राब आज के सेशन में। स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी बिकवाली और पूरा लेखा जोखा हमने अभी आपको बताया मार्केट का। रियल्टी और आईटी स्पेस में दबाव, रिजल्ट्स भी जो भी आए वो काफ़ी निराशाजनक तो स्ट्रीट ने किया है पनिश। लेकिन आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल होंगे, उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप कार्यक्रम में। पहले नंबर वो रख देते स्क्रीन पर जिसके ज़रिए हमारे व्यूअर्स कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ 522000 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजें और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले कॉलर कहाँ से जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे तीसरी तिमाही में जो नतीजे आ रहे हैं, और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैवेल्स के मैनेजमेंट। तो तीसरी तिमाही यानी कि Q3 में हैवेल्स की जो रेवेन्यू है उसमें करीब 14% की बढ़ोतरी रही। तो वही मुनाफे में भी 6% से ज़्यादा का इनफैक्ट इजाफा देखा गया और मार्जिन भी सुधरा है। इस तिमाही के नतीजे, ग्रोथ आउटलुक और गाइडेंस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ है कंपनी के CMD अनिल राय गुप्ता जी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वेरी गुड मॉर्निंग। और डिसेंट परफॉर्मेंस Q3 में रही है। इनफैक्ट अगर सेगमेंट वाइज में जाऊं तो केबल एंड वायर्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इसके पीछे के कारण क्या है, क्या वजह रही? क्या कमोडिटी प्राइस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो एक बड़ा कारण है, या फिर आपने वॉल्यूम्स में भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी है? देखिए, जहाँ तक केबल्स वायर्स का सवाल है, एक तो है कि हमारा जो अंडरग्राउंड केबल बिजनेस, जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है, वो उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली बिकॉज इस साल हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशंस जो हैं वो हिट की हैं और उसकी वजह से चलते हमको एक बेटर मार्केट शेयर की इंक्रीज मिल रहा है। सेकेंडली, जो हमारा एक मेन बिजनेस है उसमें डोमेस्टिक वायर्स का, उसमें कमोडिटीज के चलते कुछ प्राइस इंक्रीजेस लिए गए मार्केट में। तो ऐसे टाइम पे जनरली चैनल में स्टॉक्स थोड़ा सा बिल्डअप हो जाता है क्योंकि ओल्ड प्राइस पे लोग माल उठाते हैं, तो उसके चलते कुछ वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ तो अच्छी डिमांड, कैपेसिटी एक्सपेंशन, बट कुछ ऑल्सो सम चैनल स्टॉकिंग भी है और उसके चलते हमको लगता है कि फोर्थ क्वार्टर में देखते हैं किस तरह से रहता है डिमांड का सिनेरियो। आई फील कि आने वाले टाइम में भी ग्रोथ अच्छी मिलनी चाहिए। ओके, ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप कह रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी मिलनी चाहिए। लेकिन अनिल जी, डिसअपॉइंट तो लाइटिंग सेगमेंट ने भी किया है। लॉयड ने भी यहाँ पर निराशा ही दिखाई है, मतलब जताई गई है यहाँ पर। अब कारण क्या है इस कॉन्ट्रैक्शन के, डी ग्रोथ के? आई थिंक हम इसको एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखते बिकॉज अगर हम पिछले 6 महीने या 9 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखें लाइटिंग का, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कभी कभी सीजन जो होता है, दिवाली का सीजन, डिपेंडिंग अपॉन अक्टूबर में दिवाली है, नवंबर में दिवाली है, तो सेकंड तो थर्ड क्वार्टर में रीएडजस्टमेंट होता है। बट अदरवाइज जनरली स्पीकिंग वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ लाइटिंग इन द फर्स्ट 9 मंथ्स। जहां तक लॉयड का सवाल है, क्योंकि 70-75% ऑफ लॉयड बिजनेस एयर कंडीशनर से आता है और इस साल एक वीक समर रही काफी, और उसके वजह से भी कुछ चैनल में इन्वेंट्रीज अभी स्टॉक्ड हैं। तो वो उसका रीजन है कि थर्ड क्वार्टर में प्राइमरी इन पुश होना मुश्किल है। एंड फिर अभी एक बी रेटिंग की भी चेंजेस आए हैं जो कि फोर्थ क्वार्टर में इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो आई थिंक जो रियल लॉयड की परफॉर्मेंस है वो फोर्थ क्वार्टर और आने वाले नेक्स्ट ईयर की समर में देखी जाएगी। तो क्योंकि एक वीक समर रहा तो चैनल इन्वेंट्री के चलते वीक परफॉर्मेंस रही है। अदरवाइज हमको होप है कि जैसे ही ये समर ऑनसेट होता है, थिंग्स विल रियली इंप्रूव इन लॉयड एज वेल। राइट। अनिल जी, मैं इसी पर आ रही थी, लॉयड सेगमेंट पे भी आ रही थी। आपने कहा वीक समर का इम्पैक्ट रहा, चैनल में इन्वेंट्री पाइलअप की बात कही आपने। तो अब क्या ग्राउंड लेवल रियलिटी है? क्या यहाँ पे हालात सुधरे हैं, अभी नॉर्मल हो चुकी है इन्वेंट्री? देखिए, अभी क्या है कि जो चैनल है, क्योंकि वहां पे थोड़ी इन्वेंट्री लास्ट ईयर की भी स्टक है,
तो एक फियर है कि इस साल का समर कैसा रहता है। तो यूजुअली जो एक चैनल कॉन्फिडेंटली एक मटेरियल उठाता है सीजन से पहले, अपने आप को स्टॉक अप करता है वेरियस रिटेल आउटलेट्स पे, उसमें अभी कहीं कमी है। बट मुझे लगता है कि जैसे ही सीजन आएगा तो ये फियर फैक्टर भी खत्म होता है और फिर मटेरियल फाइनली जब कंज्यूमर लेना शुरू करता है। अच्छा देखिए, क्या है कि गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया इस साल। लास्ट ईयर 28% जीएसटी होता था एयर कंडीशनर्स में, तो उसमें 18% हुआ। तो आने वाले टाइम में आई थिंक इस समर में इवन अगर डिमांड थोड़ी सी भी अच्छी होती है तो एक कंज्यूमर डिमांड अच्छी रहेगी। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो जो एक जीएसटी की रिडक्शन है वो मिटिगेट हो रही है रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीजेस से। बट ओवरऑल हमको ये देखने में आ रहा है कि आई थिंक समर जैसे हिट होएगा तो कंज्यूमर डिमांड पिकअप होनी चाहिए। ओके ठीक है, कंज्यूमर डिमांड पिकअप होनी चाहिए, लेकिन कमोडिटी प्राइस जिस तरीके से भागे हैं अनिल जी, एल्यूमिनियम कॉपर के प्राइस, अब इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? क्या ऑलरेडी आप प्राइस हाइक कर रहे हैं और या आने वाले टाइम में बढ़ाने की प्लानिंग हो रही है आपकी? देखिए, जहां तक केबल वायर का सवाल होता है वहां तो इमीडिएटली हमको पास ऑन करना पड़ता है, क्योंकि 80% 70% मटेरियल कॉपर एल्यूमिनियम ही होता है रॉ मटेरियल, तो वो पास ऑन करना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया उसके चलते कभी कभी चैनल में स्टॉकिंग भी हो जाती है। बट जहां तक दूसरे प्रोडक्ट्स का सवाल है, एक वेट एंड वॉच सिचुएशन रहती है, कंपटीशन को देखते हुए भी, कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए भी। तो कुछ प्राइस इंक्रीजेस ऑलरेडी लिए गए हैं, जैसे फैंस में लिए गए फर्स्ट क्वार्टर अभी शुरू होने में, और कुछ प्राइस इंक्रीजेस इस क्वार्टर में लिए जाएंगे। एयर कंडीशनर्स में भी कुछ प्राइस इंक्रीजेस लिए गए हैं और कुछ इस क्वार्टर में और लिए जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन, एक्चुअली सिचुएशन काफी हद तक वॉलेटाइल है और सिचुएशन रेगुलरली चेंज हो रही है। बट अल्टीमेटली इन द मीडियम टर्म ऑल दीज कॉस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विल बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। ठीक है। अच्छा अनिल जी, 9 महीने में रेवेन्यू 3.7% अप रही है, EBITDA 7% अप, तो इस साल तो डबल डिजिट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन होपिंग फाइनेंशियल 27 अच्छा हो, तो वेदर के लिहाज से एक नॉर्मल ईयर अगर होता है तो फिर आपके प्रोजेक्शंस क्या हैं? आई फील अगर नॉर्मल ग्रोथ ईयर रहा, नॉर्मल समर रहा, तो बैक ऑफ द एनवेलप तो ये कह सकते हैं कि हैवेल्स काफी ऑप्टिमिस्टिक रहता है हम लोगों की। अगर हम ये देखें तो इस साल में भी थोड़ा अगर पेनफुल रहा भी डिमांड के एंगल से, समर सीजन के एंगल से, तो जहां तक ब्रांड बिल्डिंग का सवाल है, जहां पे टैलेंट डेवलपमेंट का है, R&D है, कैपेक्स का है, हम लोगों ने कहीं पे भी स्लो डाउन नहीं किया इस साल। इनफैक्ट रिकॉर्ड ईयर है हमारा कैपेक्स एक्सपेंशन का, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का कैपेक्स एक्सपेंशन हैवेल्स कर रहा है। तो ये एक रीजन है कि हम लोगों को फ्यूचर एक अच्छा दिख रहा है। तो आने वाला टाइम, इफ एवरीथिंग रिमेन्स नॉर्मल, वी शुड बी डेफिनेटली एमिंग अ गुड ग्रोथ इन द कमिंग ईयर। ओके एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट मिस्टर अनिल। थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं और उनका इंतजार अब खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंद्रेश सिंह जी गाजियाबाद से। अंद्रेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मेरे पास सुजलोन के शेयर हैं 4535 68 रुपए से। बहुत लंबे टाइम से फंसा पड़ा हूँ। पीक टाइम पे मैंने इसको बाय करा था, तो क्या इसका रहेगा, इसको सेल करूँ या फिर होल्ड अभी भी बना रहूँ? ठीक है, सुजलॉन एनर्जी पे सवाल है आशीष बहीती जी इनका, और 68 की खरीद है तो लॉस झेल रहे हैं 21 रुपए प्रति शेयर का। 74 तक गया था और 52 वीक लो के आसपास अभी खड़ा है। 6 महीने के चार्ट में अगर मैं देखूं तो 28% से ज्यादा की गिरावट, 1 महीने के चार्ट में भी कुछ रिटर्न्स नहीं मिले, इनफैक्ट ज्यादा ही गिर गया है। अब क्या किया जाए? सवाल ये कि क्या बेटर काउंटर में शिफ्ट करें लॉस बुक करके, या फिर 68 का भाव देख रहे हैं आप? जी शेयर जी, प्रेशर तो है यहाँ पर। और देखिए 1 अगस्त के से इसमें F&O में एंट्री हुई थी इसकी, और वहां से इसमें जो गिरावट देखने मिली है 66-67 के करीब का भाव था उस समय, और वहां से वन वे इसमें सेलिंग देखने मिली है। ऑलमोस्ट 30% तक की करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहां पे शॉर्टिंग ही देखने मिल रही है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि जनवरी कि जो लोस थे, और या 52 वीक लो पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, और यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकता है अगर मार्केट थोड़ा भी रिकवर होता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 46 के करीब पे एक एसएल मेंटेन करे इसमें।
पुल बैक में शायद इन्हें 52 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 52 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, फिर वहां से निकलने की सलाह, सनराइज की स्ट्रैटेजी आप अपनाइए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन सिंघल जी दिल्ली से। माफ कीजिएगा, सुजलॉन होल्ड करने की राय है, टारगेट 52। अच्छा आशीष बैती जी, 52 के टारगेट अगर आ जाते तो फिर क्या करे? प्रॉफिट मतलब थोड़ा भी जो लॉस हुआ उसको बुक करके, कम हुआ है लॉस तो बुक करके निकले, या फिर तभी भी होल्ड करें? जी देखिए, 52 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और वहां पर आकर ये स्टॉक वापस अटकता हुआ देखने मिल सकता है। तो एक बार वहां पे चार्ट चेक जरूर करवा ले 52 का, क्योंकि अगर 52 का ब्रेकआउट आता है तो फिर शायद इसमें 58 तक की जोन बनेगी, लेकिन 52 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, तो 52 तक के लेवल के लिए आप होल्ड करें और फिर से हमारे साथ जुड़े और फिर एक राय लें। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, नितिन सिंघल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। नितिन जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। जी सवाल सर आपका। मेरे पास ना 2400 शेयर है L&T फाइनेंस के, हम्म और मेरा व्यू जो है वो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म है, तो मेरे को क्या करना चाहिए इस समय? ठीक है, L&T फाइनेंस के Q3 नतीजे तो अच्छे रहे हैं, उसके बाद एनालिस्ट की जो कॉल्स आई वो काफ़ी बुलिश साउंड कर रही थी। प्रॉफिट 18% अप हुआ है, हेल्दी है। और आज देखिए खराब मूड माहौल में भी L&T फाइनेंस का एक बार चार्ट रखिएगा, आज देखिए अच्छी प्रॉफिट मतलब अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है यहाँ पे, करीब करीब 2% अप। L&T फाइनेंस में क्या रणनीति शॉर्ट टर्म है इनका नजरिया, आशीष जी? जी देखिए, बहुत शानदार चार्ट रहा है और अगर मैं पिछले साल के से कंपेयर करूं तो इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 135% तक का रिटर्न दिया है अगर पिछले जनवरी से कंपेयर करूं। और इस गिरते हुए मार्केट में भी स्टॉक कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया है स्टॉक ने नीचे के लेवल से, और 20 डेमा के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 322 से लेके 330 तक के जोन दिखाने के लिए। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 297 का एसएल मेंटेन करे। ठीक है, 297 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके L&T फाइनेंस आप होल्ड कर सकते हैं। 330 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, आशीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। आशीष जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास विमता लैब्स के 372 शेयर हैं 717 के रेट से। शॉर्ट टर्म का होराइजन था मेरा, बट अभी काफी टाइम से होल्ड कर लिया। 3 मंथ्स और होल्ड करने का मैं प्लान कर रहा हूँ, तो क्या सजेशन रहेगा? बिकॉज लोएस्ट में ये 539 तक गया है। लॉस बुक करूँ या फिर बना रहूँ इसमें? ठीक है, कब लिया था? सितंबर 2025 के आसपास? जी मैडम। ठीक है, ओके। कोई स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया सर इन्होंने, और आशीष जी अब काफी लॉस झेल रहे हैं। बेटी जी बताएं क्या करें? 717 का खरीद है और 543 पे कर रहा है कारोबार, और एक महीने में तो काफी गिरावट आ गई है, 12% से ज्यादा टूटा। जी जी देखिए, प्रेशर है यहाँ पर और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो उसमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। हमारी सलाह रहेगी कि इसमें 520 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं पोजीशन, लेकिन कोई पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। पुल बैक है तो एग्जिट कीजिए, क्योंकि चार्ट्स पे काफी वीक नजर आ रहा है। ये सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। अगले कॉलर की तरफ चला जाए, अभिषेक पंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी, सवाल आपका सर? या मेरा क्वेश्चन था कि मैं अभी ये आपके स्नाइडर के 200 शेयर होल्ड कर रहा हूँ, 795 रुपीज एवरेज है। तो आगे मुझे क्या करना चाहिए? मुझे होल्ड करना चाहिए और या फिर सेल करके एग्जिट कर देना चाहिए? और ओवरऑल पावर सेक्टर का क्या हाल रहेगा 2026 में? ठीक है, स्नाइडर पहले ये हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एड्रेस कर लेते हैं। एक महीने में 19% की गिरावट और काफ़ी लॉस हो चुका है अभिषेक जी को। 795 की खरीदे, 192 पर शेयर से ज़्यादा का लॉस झेल रहे हैं सर। ये क्या किया जाए स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा में? जी ये देखिए, एक अच्छी कंपनी है, जरूर करेक्ट काफी हो चुका है और अपने ऑल टाइम हाई से तो जो या 52 वीक हाई से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 42% तक का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में देख चुका है। यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि इस पोजीशन को होल्ड करें, अगर इन्हें थोड़ा सा और ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं इन लेवल्स पे। नीचे में एक स्टॉप जरूर 560 के करीब का एक एसएल रखे। ऊपर में मुझे लगता है शायद यहाँ से एक सपोर्ट लेके स्टॉक वापस रिवर्स करके 700 से लेके 730 तक के जोन इन्हें दिखा सकता है।
ठीक है, यहाँ से एक रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है श्नाइडर के चार्ट्स में, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो था उनका कि पावर सेक्टर का क्या हाल हो सकता है, अब टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बता पाएंगे आशीष जी आप? पावर स्पेस में कोई एक आध स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो चार्ट्स पर? जी जी, देखिए पावर एज अ स्पेस तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और अगर लॉन्ग टर्म की अगर इनका विजन है तो जरूर यहाँ पे एक परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक्स बनेंगे है ये। पावर स्टॉक्स से हमारा प्रेफर्ड पिक तो टाटा पावर ही रहा है। प्राइवेट सेक्टर में अगर भाव देखेंगे तो 360 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इन लेवल पे भी खरीदा जा सकता है, पोजीशन बनाया जा सकता है इसमें, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉन्ग टर्म का व्यू है। 345 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसमें। ऊपर में 395 तक के लेवल्स में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, टाटा पावर स्पेस में ये पर्टिकुलर काउंटर अच्छा लग रहा है। चलिए अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। चलिए अब वक्त हो रहा है हमारे सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। बहुत सारे सवाल आए हैं, कुछ पिक्स किए हैं मैंने। भरत काबरा जी पूछ रहे हैं BHEL पर, और भेल रखिएगा स्क्रीन पर। काफी गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में, लगातार CNBC आवाज पर इस पर्टिकुलर काउंटर की चर्चा हो रही है। 3.5% ज्यादा की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। रिजल्ट भी बहुत ही मिक्स था, इनफैक्ट ज्यादातर ब्रोकरेज थोड़े नेगेटिव साइड पर ही थे, और चीन की पार्टिसिपेशन की खबरों के बीच एक सेंटिमेंट खराब हुआ है। आशीष जी, अब भरत जी पूछ रहे हैं भेल बाय करें क्या इस जिस तरीके से गिरा है ये, इन लेवल्स पर खरीदारी की राय होगी या फिर चार्ट्स अभी भी वीक नजर आ रहे हैं? जी श्रेया जी, चार्ट्स वीक ही है। इनफैक्ट कोई पुल बैक में शॉर्टिंग की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ ढूंढी जा सकती है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट सेटल होने दीजिए, उसके बाद ही कोई लॉन्ग अटेम्प्ट करना है उसकी सलाह रहेगी। नीचे में हमें लगता है जरूर अगर किसी के पास पोजीशन है तो एक 248 का स्टॉप लॉस जरूर रखे। अगर वो टूटता है तो शायद इसमें यहाँ पे 240 तक के भी लेवल्स नीचे में देखने मिल सकते हैं। ओके, ये बात हो गई BHEL की। चार्ट्स पे वीक नजर आ रहा है। एक बार डॉक्टर रेड्डी का चार्ट रखिएगा। आज 1% की तेजी के साथ डॉक्टर रेड्डीज कर रहा है कारोबार, डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। ये पूछ रहे हैं इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है क्या डॉक्टर रेड्डीज में? बताइए सर। जी जी, देखिए डॉक्टर रेड्डीज काफी स्टीप करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक। अभी अगर इस पर्टिकुलर मंथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8-9% तक की गिरावट हो चुकी है। फर्स्ट डे ऑफ रिवर्सल है, अभी तक कोई एक कंफर्मेशन कैंडल की और वेट करनी चाहिए। तो इसमें जो खरीदारी है 1195 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही खरीदारी की सलाह रहेगी। उस समय जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1180 का SL मेंटेन करे, बट 1195 के ब्रेकआउट तक का वेट करे। अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो शायद इसमें 1260 तक के भी जोन इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल व्यू डॉक्टर रेड्डीज पे 1260 तक का भी अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो जोन देखने को मिल सकते हैं, तो ये आप व्यू अपना ले। अच्छा, दूसरा सवाल है जैक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, प्रश्न पूछ रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि 335 रुपये पर इन्होंने खरीदा है और 1600 इनकी क्वांटिटी है। क्या करना चाहिए? लॉस झेल रहे हैं जी, ये देखिए प्रेशर बना हुआ है यहाँ पर, और हमें लग रहा है कि शायद ये स्टॉक और ज्यादा स्लिप हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है इन्हें। 242 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। तो 242 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं इसमें। ठीक है, ये बात होगी ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की। अब दूसरा सवाल आया है सनी गुप्ता जी का। ये पूछ रहे हैं NMDC के ऊपर। एक बार NMDC का चार्ट रख देते हैं स्क्रीन पर। और इनकी जो खरीद है वो 81 रुपीज़ की है, तो फ्लैट है इनके पोर्टफोलियो में। क्या करना चाहिए? हालांकि उन्होंने अपना विजन नहीं बताया लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, लेकिन सर कैसा लग रहा है चार्ट्स पर और क्या राय? जी जी, देखिए मेटल एंड मिनरल्स स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जरूर यहाँ 3 दिनों की करेक्शन हो चुकी है NMDC में, बट हमें लग रहा है कि एक रिवर्सल वापस देखने मिल सकता है और ये स्टॉक वापस 85 तक की जोन दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। यहाँ बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके या स्टॉप लॉस को 78 के आसपास में मेंटेन करें। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल इनका IRFC पर भी है। हमने रेलवे पैक में देखा आशीष जी, दिसंबर के महीने में एक तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद फिर करेक्शन का दौर भी आ गया। अब IRFC में करना क्या चाहिए? बजट भी है, चार्ट्स पे तो वीक नजर आ रहा है। क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति?
जी, ये देखिए एक प्री बजट रैली होती है और वो दिसंबर के लास्ट वीक में हुई और वो पूरी फेल होते हुए देखने मिली है। यहाँ पे जिनके पास भी है हमारी सलाह रहेगी कि एग्जिट कर ले, क्योंकि शायद अगर बजट में कुछ नहीं आता है इनके रिलेटेड तो यहाँ पे प्रेशर और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग से एग्जिट करने की सलाह। ठीक है, लॉन्ग से एग्जिट करने की सलाह है। और Q3 रिजल्ट भी ओकेश ही रहे, नेट प्रॉफिट 11% ही बढ़ा है, हालांकि रेवेन्यू जो है वो ड्रॉप हुआ है। तो IFC के रिजल्ट भी कुछ खास नहीं, चार्ट्स पे भी वीक नजर आ रहा है, तो एग्जिट करने की राय। बहुत शुक्रिया आशीष बैती जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए। और कल फिर से जुड़ेंगे और क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। इस शो से फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और एक ब्रेक के बाद देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।